We have to prepare a 3 column cash book for a company named Sony Company. इस कंपनी के लिए हम एक कैश बुक बनाएंगे। इन्होंने अपना डाटा दिया हुआ है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर ईयर 2010। तो कंपनी का नाम सबसे पहले पोस्ट कर देते हैं, सोनी कंपनी। और हम बना रहे हैं इस वक्त कैश बुक। कैश बुक में हम बनाएंगे फॉर द मंथ एंडेड सितंबर 30, 2010। सो अब इसके बाद हम ट्रांजेक्शन्स पोस्ट करना शुरू करते हैं। कैश बुक में सबसे पहले बैलेंसेस पोस्ट होते हैं। बैलेंसेस में हमारे पास 1 सितंबर को कैश का बैलेंस है 2,50,000 रुपये का, जबकि बैंक का बैलेंस है 1,40,000 रुपये। लेकिन याद रहे कि बैंक का इस वक्त हमें एक ओडी नज़र आ रहा है, यानी ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि बैंक का बैलेंस हमारा इस वक्त माइनस में चल रहा है, यानी हमने अपने बैंक से फैसिलिटी यूज़ की हुई है ओवरड्राफ्ट की। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि हमें कोई पेमेंट करनी थी बैंक के थ्रू, लेकिन हमारे बैंक में इतना पैसा नहीं था, तो हमने बैंक मैनेजर से बात करके एक फैसिलिटी को यूज़ किया। उसने हमें एक ओडी की फैसिलिटी दी ओवरड्राफ्ट की, और हमने अपने बैंक से अदायगी कर दी, हालांकि हमारे बैंक में पैसे नहीं थे। तो वो पैसे जो बैंक से अदा हो रहे हों हमारे नाम पर, लेकिन हमारे बैंक में उतने पैसे ना हों, तो वो पैसा हमारा बैंक अकाउंट को नेगेटिव में ले जाता है, और उसी को हम ओवरड्राफ्ट कहते हैं। यानी इस वक्त बैंक में हमारा 1,40,000 का ओडी चल रहा है, यानी ये माइनस में है अमाउंट। ये हमें अभी रीपे करने होंगे, ये हमारे ऊपर लाइबिलिटी है। तो इस वक्त कैश का बैलेंस 2.5 लाख रुपए है, जो कि हमें इस वक्त पॉजिटिव नज़र आ रहा है, जबकि बैंक का बैलेंस हमें नेगेटिव नज़र आ रहा है। तो हमें जब बैलेंस हम पोस्ट करेंगे, तो ये बैलेंस, कैश का जो बैलेंस है 1 सितंबर, ये बैलेंस चूंकि पॉजिटिव है, तो इसीलिए हम इसको इंक्रीज की साइड पर पोस्ट करेंगे 2,50,000। जबकि बैंक का जो बैलेंस है ये पोस्ट होगा डिक्रीज की साइड के ऊपर, रेड साइड के ऊपर, क्योंकि ये ओडी में है 1,40,000 रुपये। तो ये हमने बैलेंसेस पोस्ट कर दिए यहाँ पर। तो कोई भी बैलेंस जो माइनस में होगा, अगर कैश का बैलेंस भी माइनस में होता, तो वो भी हम डिक्रीज की साइड पर ही लिख देते। ओके, सो नाउ अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को पोस्ट करेंगे, जो कि है 3 सितंबर को। 3 सितंबर को हमारे पास हमने फर्नीचर ख़रीदा है 45,000 रुपये का, लेकिन पेमेंट हमने सिर्फ 15,000 की है कैश में। तो जितनी पेमेंट की है कैश बुक से उसका ही ताल्लुक होगा। पेमेंट हो रही है, रेड साइड पर आएंगे, राइट साइड पर पोस्टिंग होगी इसकी 3 सितंबर को। और 3 सितंबर को हमने फर्नीचर परचेज़ किया है, तो हम पर्टिकुलर में लिखेंगे फर्नीचर। अमाउंट में हम लिखेंगे 15,000 रुपये, 45 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 45 फुल अमाउंट है, लेकिन हमने फुल अमाउंट दिया नहीं है। जितना पैसा दिया है उतना ही हम लिखेंगे। तो 15,000 दिया है, तो वो हमने कैश में डिक्रीज कर दिया यहाँ पर। और जो बाकी का पैसा है वो उधार है, उसका कैश बुक से कोई ताल्लुक नहीं होगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर आते हैं, जो कि है 5 सितंबर की, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब हमने कैश डिपॉजिट कराया है बैंक में। जब भी बैंक में कैश डिपॉजिट होगा, इसकी हमेशा 2 पोस्टिंग्स होंगी, दोनों साइड पर इसको पोस्ट करेंगे। जब हम कैश डिपॉजिट कराते हैं तो बैंक में इजाफा होता है और कैश में कमी होती है, तो दो तरफ इसकी पोस्टिंग होगी। डिपॉजिट किया, बैंक में इजाफा हुआ, बैंक में पैसे गए, और यही चीज़ जो है दूसरी तरफ कैश को डिक्रीज शो करेगी। 5 सितंबर डिपॉजिट, और ये हम कैश में डिक्रीज कर देंगे। तो जब हम पैसे बैंक में जमा कराते हैं तो बैंक में तो इजाफा हो जाता है, लेकिन कैश में हमारे पास कमी हो जाती है। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास है 8 सितंबर की, जो कि है पेमेंट टू क्रेडिटर। हमने पेमेंट की है 9,500 की, और 500 रुपये का डिस्काउंट लिया है। पेमेंट का मामला है, राइट साइड पर आएंगे, डिक्रीज की साइड पर आएंगे 8 सितंबर को, और ये है पेमेंट टू क्रेडिटर। तो यही हम यहाँ पर लिखेंगे, पेमेंट टू क्रेडिटर। अमाउंट आएगा 9,500 का, और डिस्काउंट होगा 500 का। 8 तारीख की हमारे पास पोस्टिंग हो गई है।
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को देखते हैं। 8 तारीख के बाद है 10th की पोस्टिंग। तो 10th को अगेन हम पेमेंट कर रहे हैं, क्रेडिटर को ही कर रहे हैं 11,500 की, जबकि सेटलमेंट हो रही है 13,500। अब ये देखिए, ये बिल्कुल सेम मामला है जैसा अभी हमने एक डील किया था, उसमें भी क्रेडिटर को पेमेंट हो रही थी, यहाँ भी क्रेडिटर को पेमेंट हो रही है। फर्क ये है कि वहां पर हमें डिस्काउंट अलग से बता दिया गया था। तो हमने 9,500 की डिक्रीज में पोस्टिंग की और 500 की डिस्काउंट में। लेकिन इस दफ़ा जो है यहाँ पेमेंट 11,500, कैश में अभी भी हम 11,500 ही लिखेंगे, लेकिन डिस्काउंट का अमाउंट यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। तो डिस्काउंट का अमाउंट हमें निकालना पड़ेगा और हम माइनस करके निकालेंगे। 13,500 की सेटलमेंट है, क्रेडिटर को हमने दिए 11,500 है और सेटलमेंट हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि 1,500 का हमने इनसे उधार, हमने डिस्काउंट लिया है। तो दो ट्रांजैक्शन हमने देखी 8 और 10 तारीख को। दोनों सेम मामलात हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फर्क जो है वो लिखने का फर्क है, कहने का फर्क है, कहने के अंदाज का फर्क है। तो 10th सितंबर को अब हम फिर पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट टू क्रेडिटर, और अमाउंट जो आ रहा है वो है 11,500 का, जबकि 1,500 रुपये का हमारे पास डिस्काउंट है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है 12 सितंबर को। 12 सितंबर को गुड्स हमने बेची हैं और उधार पर बेची हैं। उधार का कोई भी मामला कैश बुक में डिस्कस नहीं होता, तो हम इसको सिंपली यहाँ पर इग्नोर कर देंगे। तो फिर आ जाते हैं 13 तारीख को। 13 तारीख को कस्टमर से पैसे आ रहे हैं, तो ये कैश हमारे पास इंक्रीज हो रहा है। 13 को कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, तो पैसे हमारे पास आ गए हैं। तो ये अमाउंट हम यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं। कैश में पैसा आया है तो कैश में ही लिखा जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर पोस्ट कर दिया। 13 तारीख के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है 15 तारीख की। 15 तारीख को अगेन हमारे पास कुछ पैसा आ रहा है, कस्टमर से आ रहा है, लेकिन इस दफा डिस्काउंट के साथ आ रहा है। 1,000 रुपए का हमें वादे तौर पर डिस्काउंट नजर आ रहा है। तो एक दफा फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 15 सितंबर कैश रिसीव, और ये अमाउंट आ रहा है हमारे पास 13,000 रुपए का, और 1,000 रुपए का इसमें हमारे पास डिस्काउंट है। तो ये डिस्काउंट हमने यहाँ पर मैनेज कर दिया। इसमें 15th में हमारे पास डिस्काउंट जो है वो क्लियरली मेंशन था, तो वही डिस्काउंट हमने यहाँ पर दे दिया। लेकिन इसके बाद जो 16 तारीख को हमारे पास ट्रांजेक्शन है, उसमें भी सेम हमारे पास कस्टमर से ही पैसा आ रहा है 25,000 रुपये, और लेकिन सेटलमेंट हो रही है हमारे पास 27,000 रुपये की, यानी 2,000 रुपये का हमारे पास डिस्काउंट है। तो अब उसको पोस्ट करते हैं, बिल्कुल सेम अंदाज से पोस्ट होगी। अगेन यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ कहने का फ़र्क है, और इसमें हमें 25,000 का अमाउंट बताया गया है रिसीव का, जबकि सेटलमेंट हो रही है 27 की। अब हम इसको यहाँ पर पोस्ट कर देते हैं 16 तारीख को। 16 सितंबर को यहाँ पर हम पोस्ट करेंगे कैश रिसीव ₹25,000, सेम लिखेंगे कैश रिसीव। अमाउंट आया है हमारे पास 25,000 रुपये का, जबकि डिस्काउंट यहाँ पर हुआ है 2,000 रुपये का। तो ये यहाँ पर पोस्टिंग हो गई हमारे पास। तो हमने तीनों मुख्तलिफ तरीकों से कैश रिसीव को देखा, जो कि लिखा हुआ हो सकता है हमारे पास। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखें तो 20 तारीख को लिखी हुई है पेड यूटिलिटी बिल्स बाय चेक। हमने पेमेंट की है यूटिलिटी बिल्स की, और वो भी चेक से की है, तो इसका मतलब बैंक से डिक्रीज होगा। तो 20 सितंबर को यूटिलिटी बिल हमने अदा किया है, और बैंक से अदा किया है, तो बैंक से माइनस होगा 15,000 रुपये। इसके बाद अगर हम 25 तारीख को देखें तो हमारे पास ऑनलाइन डिपॉजिट आ रहा है कस्टमर से, यानी कस्टमर से हमारे पास कुछ पैसे आ रहे हैं और उसने वो डायरेक्ट हमारे अकाउंट में जमा करा दिए हैं। तो 25 सितंबर को ऑनलाइन ट्रांसफ़र हुआ है, और ये ऑनलाइन ट्रांसफ़र हुआ है तो यकीनन बैंक में पैसे आए हैं 15,000 रुपये। तो ये हमने बैंक में 15,000 रुपये डाल दिए। 25 तारीख के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो है 30 तारीख की। तो 30th को हमने विड्रॉ किया है बैंक से। 1,000 रुपये जो निकाले हैं
वो हमने निकाले हैं पर्सनल यूज के लिए, और 3,000 जो निकाले हैं वो हमने निकाले हैं ऑफिस यूज के लिए। तो वो पैसा जो पर्सनल यूज के लिए निकाला जाए वो हमारी ड्राइंग होता है। तो इसीलिए हम 1,000 को अपनी पर्सनल यूज यानी ड्राइंग के नाम पे लिखेंगे, और बाकी जो होगा वो ऑफिस यूज होगा। तो 30 सितंबर को हमने लिखा यहाँ पर पर्सनल यूज, जिसको हम ड्राइंग का नाम देंगे। और ये बैंक से पैसा निकाला है तो इसीलिए हमारे पास आएगा 1,000 रुपए। जबकि हमने 30th को और पैसा निकाला है, लेकिन हम उसको नाम ड्राइंग का नहीं देंगे, उसको देंगे ऑफिस यूज का। वो भी निकले बैंक से ही हैं। और बैंक से कितने पैसे निकले हैं? 3,000 रुपए। तो दोनों बैंक से ही निकल रहे हैं, लेकिन एक पर्सनल यूज है और एक ऑफिस यूज है। तो चूंकि ये दोनों अलग अलग हैं तो इसीलिए हमने यहाँ पर ऑफिस यूज लिखा, और इस दफा हम कैश में इंक्रीज शो कर देंगे। जब भी ऑफिस यूज को हम पोस्ट करेंगे तो दोनों तरफ पोस्ट करेंगे। एक तरफ कैश इंक्रीज होगा और दूसरी तरफ बैंक डिक्रीज होगा। ये था ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के बाद लास्ट हमारे पास अगेन 30th को ही एक हमें नजर आ रही है, जो कि है कैश फाउंड ओवर। यानी जब हमने लास्ट में आकर कैश को चेक किया, टोटलिंग की, तो हमें 1,000 रुपए एक्स्ट्रा नजर आ रहे हैं। अब ये पैसे कहाँ से आए, किसने दिए थे, हमें नहीं पता है। यकीनन हम लिखना भूल गए होंगे, किसी ने हमें दिए होंगे, कस्टमर ने या किसी और सोर्स से हमें पैसे मिले होंगे। लेकिन अब चूंकि हमें नहीं पता है तो बस अब हम डायरेक्ट 1,000 रुपए यहाँ पे लिख देंगे। सो दैट्स इट। यहाँ पर हमारी सारी ट्रांजेक्शन्स पोस्ट हो गई हैं। ट्रांजेक्शन्स पोस्ट करने के बाद अब हमें इसकी टोटलिंग करनी होती है। तब हम इसकी टोटलिंग करते हैं। यहाँ सबसे पहले हमने ये डिस्काउंट का टोटल किया जो कि 3,000 आ रहा है। इसके बाद हम ये येलो साइड में कैश का टोटल करेंगे, और ये टोटल हमारे पास आ रहा है इस वक्त 3,22,000 रुपए। बिल्कुल इसी तरीके से येलो साइड पर हम बैंक का टोटल करेंगे, और ये टोटल आ रहा है 20,000 रुपए। परचेज डिस्काउंट का टोटल करेंगे जो कि हमारे पास आ रहा है 2,000 रुपए। रेड साइड पर डिक्रीज है, कैश का टोटल करेंगे जो कि हमारे पास इस वक्त आ रहा है 41,000, 41,000। जबकि बैंक की साइड, डिक्रीज साइड हमें टोटल बता रही है इस वक्त, इसका हम टोटल करेंगे तो हमारे पास ये टोटल आ रहा है 1,59,000। ये सारी साइड्स हमारी टोटल हो चुकी हैं। अब हमें यकीनन बैलेंसिंग करनी है। बैलेंसिंग हमेशा छोटी साइड पर होती है। तो सबसे पहले हम बैलेंसिंग कर देते हैं कैश की। अगर मैं येलो साइड को कैश की रेड साइड से मैच करूं तो येलो साइड ज़्यादा है, रेड साइड इस वक्त कम है। इंक्रीज साइड ज़्यादा है, डिक्रीज साइड कम है। तो जहां कम है वहां बैलेंस लिख देंगे। इसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। येलो साइड 3,22,000, इसमें से हम माइनस करेंगे रेड साइड जो कि है 41,000। यहाँ से आंसर आएगा 2,81,000। ये डिफरेंस है, छोटी साइड पर लिख देंगे 2,81,000। और ये बैलेंस लिखने के फौरन बाद दोनों साइड्स अब बराबर हो जाएंगी। तो दोनों साइड पर अब हम बआसानी 3,22,000 लिख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अब हम बैंक को हम टोटल करेंगे। बैंक की येलो साइड 20,000 है, जबकि बैंक की रेड साइड 159 है। इस दफ़ा येलो साइड जो है वो कम है। माइनस करते हैं 1,59,000 में से हम माइनस करेंगे 20,000, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 139,000। तो जो छोटी साइड है ये हमने तय किया हुआ है कि वहीं पर ही बैलेंस पोस्ट हुआ करेगा। तो 139 हमने यहाँ पर पोस्ट कर दिया। ये पोस्ट करने के बाद दोनों साइड पर अब टोटल 159 का हो जाएगा। तो ये हमने 159,000 दोनों तरफ लिख दिया। तो ये हमारी बैलेंसिंग कंप्लीट हो गई। तो बैलेंसिंग करते हुए हमें इस बात को याद रखना है कि जो छोटी साइड होगी बैलेंस वहीं पर ही आएगा। बैलेंस लिखते हुए हमें हमेशा महीने की आखिरी तारीख को यूज़ करना होता है। तो ये हमने महीने की आखिरी तारीख यूज़ कर ली, सितंबर 30। और बैलेंस इस दफ़ा दोनों तरफ आ गया है। बिल्कुल इसी तरीके से जो बैलेंस अभी हमने लिखा है, अब उसको अपोजिट साइड पर यानी नेक्स्ट मंथ के लिए हमें ओपनिंग बैलेंस बनाना होगा। तो ये हमने कैश का जो बैलेंस था वो हमने यहाँ पे लिखा, और ये आएगा 1 अक्टूबर को। ये कैश का बैलेंस आ गया। और बिल्कुल इसी तरीके से बैंक का जो बैलेंस है वो हमें इस तरफ ऑपोजिट साइड पर हमेशा जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। तो ये 139,000 का हमारे पास बैलेंस आ गया।
बैलेंसेस को देख लेते हैं। बैलेंसेस सबसे पहले हमने छोटी साइड पर लिखे और फिर इसके बाद जब इसको ओपनिंग में कन्वर्ट करना था तो वो हमने ऑपोजिट साइड पर लिखना होता है हमेशा। तो जो जिस जगह पर आया है उसके बाद हम इसको इसकी ओपनिंग साइड ऑपोजिट साइड पर लिखकर उसको ओपनिंग बैलेंस बना देंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट हो गई। तो हमने सबसे पहले जो है वो यहाँ पर बैलेंसेस पोस्ट किए थे जिसमें हमने एक ओडी का कॉन्सेप्ट दिया और फिर हमने तमाम ट्रांजेक्शन्स को पोस्ट करने के बाद इसकी बैलेंसिंग की। और बैलेंसिंग के अंदर हमने ये देखा कि छोटी साइड पर बैलेंस किया जाएगा और जब ओपनिंग बनाया जाएगा तो वो उसकी ऑपोजिट साइड पर होगा।